एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, क्लास 9th चैप्टर नंबर 10 फिजिक्स का। ओके, तो देखो बच्चे, सबसे पहले बात करें लॉ किसने दिया था। तो ये लॉ दिया था सर आइजैक न्यूटन ने। नाम तो जानते ही होंगे आपने, बहुत ही फेमस नाम है ना। तो इन सर ने क्या कहा था, इन्होंने कहा था, सिंपल वर्ड में इन्होंने कहा था बच्चे कि दुनिया में जो भी ऑब्जेक्ट है, दुनिया में जो भी ऑब्जेक्ट जिनके पास मास है वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। सिंपल, दुनिया में जो भी ऑब्जेक्ट जिनके पास मास है वो एक दूसरे को क्या करते हैं बच्चे, तो अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, अब ये थ्योरम आया कहाँ से था, तो आपने वो कहानी तो सुनी होगी बच्चे कि एक बार न्यूटन जो था वो एक पेड़ के नीचे बैठा हुआ था और एक एप्पल टूट के नीचे गिर जाता है। वो ये देखता है कि एप्पल नीचे क्यों गिरा। उसने क्या निष्कर्ष निकाला बच्चे कि अर्थ की ग्रेविटी जो है उसको अपनी तरफ खींच रही है। अब ये ग्रेविटी क्या होता है ना, ये ग्रेविटी क्या होती है, ग्रेविटेशन क्या होता है, ये हम आज जानेंगे बच्चे। तो व्हाट डिड न्यूटन से, ही सेड दैट every object in this universe which have mass will attract each other with a force of attraction. What he said, that every object of this universe which have mass will attract each other, रिपीट, वो हमेशा अट्रैक्ट ही करते हैं, रिपल्शन कभी नहीं होता उनके बीच में, हमेशा अट्रैक्शन होता है बच्चे, ये बात का ध्यान रखना आप। ठीक है, बट बाद में क्या होता है, 90th सेंचुरी में क्या होता है बच्चे कि मेरे आइंस्टाइन साहब आए थे, उन्होंने कहा था गलत है। आइंस्टाइन ने कहा था कि ये तो फोर्स होता ही नहीं है। आइंस्टाइन सेड कि ग्रेविटी जो होता है वो फोर्स नहीं होता, एक वेव होता है। ओके, और उसे पढ़ते हैं हम लोग, इसमें थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में पढ़ते हैं उस चीज को, जो यहाँ नहीं पढ़ेंगे हम लोग, वी विल डिस्कस इट लेटर। और आप खुद से भी कर सकते हो, अपने घर में एक बड़ा सा चादर उठाओ बच्चे आप लोग, उस चादर को हर कॉर्नर से पकड़ लो, हर कॉर्नर से। ठीक है, किसी और की हेल्प से पकड़वा लो उसको और एकदम उसको स्ट्रेच करो, तो आप ये पाओगे जो चादर है आपका, जो शीट आपने यूज किया बच्चे, वो एक सरफेस की तरह, प्लेन सरफेस की तरह बन चुका है। अब क्या करो, एक हैवी ऑब्जेक्ट जो है उसको उस शीट के सेंटर में रख दो, तो जो आपका शीट है, जो चादर है, वो धंस जाएगा नीचे की तरफ। सिंपल है। अब छोटे छोटे कंचे आते हैं ना जो बच्चे खेलते हैं, उसको प्लैनेट मान लो, उन कंचों को उस शीट पे ऐसे छोड़ दो, तो क्या पाओगे आप, वो कंचे किसके तरफ जाएंगे, उस हैवी ऑब्जेक्ट की तरफ जाएंगे ना। इसी को उसने ग्रेविटेशन बोला था बच्चे, किसने, आइंस्टाइन ने। उसने कहा जो सन है, जो हमारे सोलर सिस्टम का मुखिया है सन, वो बहुत ही हैवी है, उसने स्पेस को कंप्रेस कर दिया, और अदर प्लैनेट है ना बच्चे, वो सन के अराउंड चक्कर काट रहे हैं इसी वजह से। ओके, बट ये बात है हम बाद में पढ़ेंगे इन हायर क्लासेस, जिसको हम कहते हैं बच्चे थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी कहते हैं, वहां जानेंगे हम लोग इसके बारे में। यहाँ क्या पढ़ेंगे बच्चे हम लोग कि सर आइजैक न्यूटन ने क्या कहा था, इसे कहते हैं क्लासिकल फिजिक्स। क्या बोलते हैं इसको हम लोग बच्चे, क्लासिकल फिजिक्स। तो सर ने ये कहा था हमको सिंपल से वर्ड में, जिसके पास जिस यूनिवर्स में जो भी ऑब्जेक्ट इनके पास मास है, जैसे सन है, अर्थ है, इन सब के पास मास है ना बच्चे, ये सब क्या करते हैं, आपस में दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। ये यहाँ भी होता है, ये मेरे और इस कैमरे के बीच में भी हो रहा होगा। ठीक है, ये अट्रैक्शन यहाँ भी हो रहा है बच्चे, लेकिन इतना कम मास है हमारा कि ना के बराबर फील होता है। ठीक है, इसको फील करने के लिए अर्थ इतना मास चाहिए होता है। ओके बच्चे, आगे बढ़ते हैं। देखो, अब इसका उन्होंने एक फॉर्मूला बना के दिया, वो फॉर्मूला क्या वो जानेंगे। तो पहले इस लॉ को नोट कर लीजिए, अब समझते हैं फॉर्मूला क्या था। तो फॉर्मूला समझने के लिए बच्चे क्या, हमारे पास दो ऑब्जेक्ट ले लेते हैं हम लोग, एक m1 मास का ऑब्जेक्ट है और एक m2 मास का ऑब्जेक्ट है। और ऐसा मान के चलते हैं हम लोग कि दोनों मास के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है, वो हमारा d के इक्वल है। ऐसा हम मान लेते हैं कि दोनों मास के बीच का डिस्टेंस जो है वो d के इक्वल है। ओके, ये हमने लेट कर लिया, एक m1 मास है और एक m2 मास है, और दोनों मास के बीच का डिस्टेंस जो d के इक्वल है। न्यूटन ने खुद ही लेट किया था, हमने नहीं किया कुछ भी इसमें। अब न्यूटन का लॉ को समझते हैं, उसने क्या कहा था। न्यूटन ने कहा था कि इनके बीच में एक फोर्स काम करेगा, उसको बोलेंगे फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। ठीक है, और वो फोर्स क्या होगा, हमेशा अट्रैक्टिव होगा बच्चे। यानी कि ये जो फोर्स होगा, द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन इज प्रोपोर्शनल टू m1 इंटू m2, इक्वेशन नंबर 1। ये उसने पहला पॉइंट बोला। देखो उसने क्या बोला, न्यूटन ने ये बोला बच्चे कि इन दोनों के बीच का जो फोर्स है, पहला पॉइंट, द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मल्टीप्लीकेशन ऑफ देयर मास। ये लॉ है बच्चे, ये मैंने नहीं बोला, न्यूटन ने बोला। और आपके दिमाग में ये आता हो कि ये शख्स ने क्यों बोला, उसे कोई सपना नहीं आया था, तो सपने में कोई भगवान नहीं आए थे, उन्होंने बोला था बच्चे ये लॉ होता है, इसको बच्चों को बता दो। ऐसा कुछ नहीं हुआ है बच्चे।
एक्चुअली हुआ ये है कि ये उसका ऑब्जर्वेशन था। और यहाँ पे बच्चे कैच ये है कि फिजिक्स में जो भी लॉ पढ़ते हो, न्यूटन फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ, जितने भी लॉ आपने आज तक पढ़े हैं बच्चे, कोई भी लॉ कोई प्रूफ नहीं होता है। वो सभी लॉज जो होते हैं ऑब्जर्वेशन पे होते हैं। यही तो साइंस होता है। साइंस का मतलब ही क्या होता है? जो आप प्रैक्टिकल लाइफ, जो आप ऑब्जर्व करते हो उसे प्रैक्टिकल लाइफ में इंप्लीमेंट करना इज कॉल्ड साइंस, इज कॉल्ड साइंस। इसीलिए सिर्फ फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स को, बायो को साइंस नहीं कहते हैं। पॉलिटिकल साइंस भी होता है, होम साइंस भी होता है, ठीक है। जो भी हम अपने लाइफ में ऑब्जर्व करते हैं उसको प्रैक्टिकल लाइफ में इंप्लीमेंट करना साइंस कहलाता है। यानी यहाँ पे पहला पॉइंट क्या था उसका कि फोर्स बिटवीन दिस टू ऑब्जेक्ट इज प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस। प्रोपोर्शनल टू व्हाट बच्चे? प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस। फाइन। पॉइंट नंबर 2 की बात करते हैं। अब देखो कॉमन सेंस लगाओ, जितना दूर जाएंगे ऑब्जेक्ट उतना ही फोर्स कम होगा ना। तो ये उसने भी कहा, न्यूटन ने क्या कहा बच्चे? इनके बीच का जो फोर्स है दैट इज इनवर्सली टू डिस्टेंस का स्क्वायर, डिस्टेंस का स्क्वायर। ये न्यूटन ने कहा। इनके बीच का फोर्स क्या होता है बच्चे? डिस्टेंस के स्क्वायर का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। डिस्टेंस के स्क्वायर का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। डिस्टेंस के स्क्वायर का बच्चे क्या होता है? तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, इसने कहा, न्यूटन ने कहा, ठीक है। अब दोनों को अगर मैं मर्ज कर दूं तो क्या फॉर्मूला बनेगा हमारा? अगर मैं दोनों को मर्ज कर दूं तो क्या बनेगा बच्चे? F इज प्रोपोर्शनल टू m1 m2 अपॉन में d स्क्वायर। ये इक्वेशन हमारा बन जाएगा। अब देखो सिंपल सा एक लॉ होता है बच्चे कि जब भी हम इस सिंबल को हटाते हैं, ये सिंबल क्या है? साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। जब इसका मतलब डिपेंड करना, इस पर डिपेंड करता है, इसका ये मतलब होता है। जब भी हम इसको हटाते हैं और इक्वल टू लगाते हैं बच्चे, तो एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करना होता है। यानी कि यहाँ पे हमारा फोर्स क्या होगा बच्चे? हमारा फोर्स होगा इक्वल टू कैपिटल G m1 m2 अपॉन में d स्क्वायर। और ये हमारा फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन का फॉर्मूला है। अब यहाँ पे कैपिटल G क्या होता है? यहाँ कैपिटल G होता है बच्चे यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। आई रिपीट, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। एंड वाई यूनिवर्सल? क्योंकि पूरे यूनिवर्स में इसकी वैल्यू सेम होती है। चाहे आप अर्थ पे हो, चाहे आप मार्स पे हो, चाहे आप मून पे हो, चाहे आप हमारे सबसे नियरेस्ट गैलेक्सी एंड्रोमेडा में हो, कहीं भी चले जाओ, इसकी वैल्यू हर जगह सेम होती है, ये कहीं भी चेंज नहीं होती। m1 m2 आपका मास है और d आपका डिस्टेंस, दोनों मास के बीच का। व्हाट इज कैपिटल G? इट इज यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। दिस इज योर कैपिटल G, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। दिस इज योर कैपिटल G। और इसकी वैल्यू कितनी होती है? तो इसकी वैल्यू होती है बच्चे कैपिटल G इज इक्वल टू 6.67 10 की पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर kg -2, kg टू द पावर -2। ये इसकी यूनिट भी होती है 6.67 10 टू द पावर -11। नाउ यू विल आस्क मी सर ये वैल्यू आया कहाँ से, है ना। अगेन ये वैल्यू कहाँ से आया? तो ऑब्वियसली इस फॉर्मूले से ही आया। आप समझेंगे कैसे आया ये वैल्यू? इस फॉर्मूले से ही आई और कैसे आया भी समझाऊंगा आप लोगों को। बट कैपिटल G क्या होता है? इट इज यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, मतलब पूरे यूनिवर्स में सेम ही होता है। तो ये एक फॉर्मूला है बच्चे, दो मास के बीच का फॉर्मूला है, F इक्वल टू G m1 m2 d स्क्वायर, जो आपको अभी नोट कर लेना, जल्दी से नोट करिए। इसे कहते हैं बच्चे यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। एंड व्हाई यूनिवर्सल? बिकॉज इट इज वैलिड इन ऑल ओवर द यूनिवर्स। प्लीज नोट इट डाउन, देन वी विल मूव फॉरवर्ड। ओके फाइन। अब देखो क्या आप समझते हैं G की वैल्यू आई कहां से, वो समझते हैं। देखो हमारे पास फॉर्मूला क्या है? हमारे पास फॉर्मूला है F इक्वल टू G m1 m2 बाई d स्क्वायर। अब मैं क्या करता हूं, ध्यान देना बच्चे, अगर मैं m1 को मान लूं कि 1 kg है, मतलब 1 kg का मास है, m2 को भी मान लूं मैं कितना बचा, 1 kg है, और d डिस्टेंस को माने तो मुझे कितना 1 मीटर है। मैंने सभी वैल्यूज को 1 मान लिया एक्सेप्ट g को, ठीक है। इन वैल्यूज को मैं यहां पुट कर दूं तो मेरा फोर्स का फॉर्मूला क्या बनेगा? मेरा फोर्स बनेगा इट इज इक्वल टू सिर्फ g इंटू 1 अपॉन में 1 विच इज इक्वल टू व्हाट? कैपिटल G। ये हमारा फोर्स आएगा बच्चे, यही हमारा फोर्स आएगा ना कैपिटल G के इक्वल, वो सबको मैंने 1 मान लिया है। अब एक डिवाइस आता है बच्चे, जो फोर्स मेजर कर सकते हैं हम लोग। एक डिवाइस से जब इस फोर्स को मेजर किया गया
एक डिवाइस से जब इस फोर्स को मेजर किया गया तो पता है उसकी वैल्यू कितनी आई? उसकी वैल्यू आई बच्चे कितना? 6.67 10⁻⁻11। इसलिए क्योंकि ये जी हमारा फोर्स के इक्वल है, इसलिए इस जी को भी क्या बोल देगा बच्चे? 6.67 10⁻11। ये हमारा हो गया जी का वैल्यू। ठीक है, अब बात करते हैं इसकी यूनिट की। इसका यूनिट कहाँ से आया वो उसकी बात करते हैं। और तुम ध्यान दो कि 1 किलो के ऑब्जेक्ट में कितना फोर्स है? 10⁻11, मतलब 0.000000000 एंड 0, 11 बार 0, उसके बाद कोई वैल्यू। इतना कम फोर्स है तो वो ना के बराबर ही होगा ना, इसीलिए मुझे ये कैमरा अट्रैक्ट नहीं कर पा रहा है, क्योंकि हम दोनों का मास कितना, एक का होगा 10 किलो, मेरा होगा 70 किलो, तो बहुत ही कम फोर्स है बच्चे। लेकिन अर्थ का मास, सन का मास बहुत ज्यादा है, इसीलिए वहां पे एक बहुत अच्छा फोर्स जनरेट होता है, इसीलिए सन अर्थ के अराउंड घूम पाते हैं बच्चे, इस फोर्स की वजह से। ठीक है, उस फोर्स की वजह से सन अर्थ के अराउंड घूम पाता है। नाउ इसकी यूनिट कैसे निकालेंगे? वो भी बहुत आसान है। आसान कैसे? देखो ध्यान से, हम सभी जानते हैं कि हमारा एफ का फॉर्म, जी का फॉर्मूला क्या है यहाँ पे? एफ का फॉर्मूला ये है बच्चे, तो यहाँ से जी निकालो। जी क्या आएगा? जी आएगा हमारा एफ इंटू डी स्क्वायर अपॉन में m1 इंटू m2 आएगा, बिल्कुल आएगा। देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे एफ को डी स्क्वायर से, फिर m1 m2 से को डिवाइड कर देंगे। जो एफ होता है इसकी यूनिट क्या होती है? न्यूटन होती है। यहाँ पे इसका हम यूनिट लिखते हैं, यूनिट देखो, यूनिट फोर्स की यूनिट क्या होती है? न्यूटन। तो एन, डी मतलब डिस्टेंस उसकी होती है मीटर, और डी का स्क्वायर है मतलब क्या हो जाएगा? मीटर का स्क्वायर हो जाएगा, और डिवाइड बाय क्या होगा? m1 m2 मतलब किलोग्राम इंटू किलोग्राम, दैट इज किलोग्राम का स्क्वायर। इसको ऊपर ले जाओ, क्या आ जाएगा आंसर? न्यूटन मीटर स्क्वायर kg माइनस 2, ये इसकी यूनिट होती है। एंड यू हैव टू रिमेंबर द यूनिट ऑल्सो, यू हैव टू रिमेंबर बच्चे द यूनिट ऑल्सो, डोंट फॉरगेट इट। फाइन फाइन। अब इस पे हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है? विल डू अ सिंपल क्वेश्चन ऑन दिस टॉपिक। फाइन, ओके, नोट इट डाउन। ये था बच्चे हमारा यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, कि दो ऑब्जेक्ट के बीच का फोर्स क्या होता है? F इक्वल टू जी m1 m2 बाई डी स्क्वायर। ओके, और यहाँ पे बच्चे D का मतलब क्या होता है? दोनों के बीच का डिस्टेंस होता है, और कैपिटल G का मतलब क्या होता है बच्चे? तो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। इसकी वैल्यू आपको याद करनी पड़ेगी, बट कभी कभी क्वेश्चन में गिवन भी होती है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम आपको बच्चे गिवन नहीं मिलेगा, तो इसकी वैल्यू आपको याद करनी। फाइन, नाउ we will see a simple question on this topic, very simple question. Okay, so here is the question. हमारे पास दो ऑब्जेक्ट है, ठीक है? हमारे पास दो ऑब्जेक्ट हैं बच्चे, एक हमारा अर्थ है, एक हमारा मून है। ठीक है? एक हमारा अर्थ है और एक हमारा मून है। दोनों का मास गिवन है हमारे पास है, और दोनों का डिस्टेंस भी गिवन है हमारे पास। देखो अर्थ का मास का गिवन है हमारे पास m1 इक्वल 6 इंटू 10⁻24 kg। ये क्वेश्चन में गिवन होगा 24, 10⁻24, बहुत बहुत बड़ा मास है अर्थ का। और मून का मास होता है बच्चे कितना? हमारा 7.4 10⁻22 kg। ठीक है, ये गिवन है हमको। फाइन, ओके। इसके बाद क्या है? हमें यहाँ पे इनका डिस्टेंस गिवन है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस गिवन है। ओके, तो डिस्टेंस कितना होता है बच्चे? तो ये हमें गिवन है d इक्वल टू 3.84, ओके, 3.84 10⁻8 मीटर, ये गिवन डिस्टेंस। और हमें बोला गया कि अर्थ और मून के बीच का जो अट्रैक्टिव फोर्स होगा बेटा वो कितना होगा?
इन दोनों के बीच का जो अट्रैक्टिव फोर्स, देखो जितना फोर्स से अर्थ मून को अपनी तरफ खींचेगा बच्चे, उतना ही फोर्स से मून भी अर्थ को अपनी तरफ खींचेगा, क्योंकि फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। लेकिन अर्थ मून की तरफ मूव नहीं करता, क्योंकि अर्थ का मास काफी ज्यादा है मून से। ठीक है, देखो अर्थ का मास क्या है 10 की पावर 24 और मून का मास क्या है 10 की पावर 22। मतलब मून जो है वो अर्थ से 100 गुना हल्का है, अर्थ मून से 100 गुना भारी है। इसीलिए अर्थ का मास काफी ज्यादा है, इसलिए अर्थ मून को अपनी तरफ खींच पाता है, बट मून अर्थ को नहीं खींच पाता। बाकी फोर्स दोनों पे बराबर ही है। तो कॉमन सेंस है। मेरे हाथ में ये मार्कर है, मैं इसे यहाँ से ड्रॉप करता हूँ, मार्कर नीचे गिरेगा, इसका मतलब अर्थ ने मार्कर अपनी तरफ खींच लिया। तो भाई मार्कर ने भी तो अर्थ पे फोर्स लगाया होगा ना, जितना फोर्स अर्थ ने मार्कर पे लगाया, एक्शन किया है, उतना ही मार्कर ने अर्थ पे क्या किया होगा, रिएक्शन किया होगा। तो क्या अर्थ ऊपर आ गया? नहीं आया ना, मार्कर ही नीचे गया, क्योंकि अर्थ का मास बहुत ज्यादा है और ये मार्कर बहुत कम मास है इसका, ये अर्थ को खींचने की कैपेसिटी नहीं रखता बच्चे। और अर्थ का मास अगर बहुत ज्यादा है तो इसका एक्सीलरेशन 0 हो जाता है, इसीलिए। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हमारे पास m1 गिवन है, m2 गिवन है, हमारे पास में d गिवन है, और हमें क्या निकालना है, फोर्स निकालना है। तो काफी सिंपल सा हमारे पास फॉर्मूला होता है बच्चे, काफी सिंपल सा हमारे पास में फॉर्मूला होता है यहाँ पे। एंड व्हाट इज दैट फॉर्मूला? दैट फॉर्मूला इज F इक्वल टू कैपिटल G m1 m2 अपॉन में v स्क्वायर। यहाँ पे हमारा f कितना हो जाएगा, व्हाट इज योर कैपिटल G, जल्दी बोलो। 6.67 10 की पावर -11 इंटू व्हाट इज m1, m1 इज 6 इंटू 10 की पावर 24 kg। ओके, एंड व्हाट इज m2, m2 इज 7.4 10 की पावर 22 kg एंड डिवाइड बाय मास, डिस्टेंस का स्क्वायर, डिस्टेंस कितना बट 3.84 10 की पावर 8, उसका स्क्वायर कर देते हैं हम लोग, 3.84 10 की पावर 8, और उसका हमने क्या कर दिया, तो स्क्वायर कर दिया। इसको हमें सॉल्व करना है। देखो सॉल्व करने का सिंपल सा तरीका समझाता हूँ मैं आपको। सबसे पहले 10 की पावर को अलग कर लो, सबसे पहले काम वो करो। तो क्या होगा, F इक्वल टू, एक तो हमारे पास क्या है 6.67 है, एक क्या हमारे पास 6 है, एक हमारे पास 7.4 है, और नीचे क्या हमारे पास बचे 3.84 का स्क्वायर है ना, मतलब 3.84 दो बार है हमारे पास में 3.84, और 10 की पावर कितना, देखो यहाँ पे है -11 प्लस 24 प्लस 22, तो सेम बेस पे पावर को ऐड करते हैं। यहाँ पे क्या होगा 10 की पावर -11, ठीक है, प्लस 24 प्लस 22 एंड -16। देखो 8 2 जा 16 होगा ये वाला, और ये जाएगा ऊपर तो क्या हो जाएगा -16 हो जाएगा। ठीक है, इसको हमें सॉल्व करना है, वी विल गेट आवर आंसर। इसको हमें बस सॉल्व करना है बच्चे। तो मैं इसको सॉल्व यहाँ पे करता हूँ, इस पॉइंट पे मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ, ध्यान दो। तुम्हारा फोर्स क्या होगा, तुम्हारा फोर्स होगा बच्चे 6.67 इंटू 6 इंटू 7.4 इंटू 7.4 6.67 इंटू 6 इंटू 7.4 डिवाइड बाय 3.84, ओके, इंटू 3.84 इंटू 10 की पावर कितना है बच्चे हमारे पास में, उसको हम यहाँ लिख लेते ऊपर में, तो मिटा देता हूँ मैं, क्वेश्चन आपने नोट कर लिया होगा। 10 की पावर, देखो -11 प्लस 24 प्लस 22 कितना हो गया, ये 24 प्लस 22 कितना 46, उसमें से 11 गया और फिर 16 गया, माइनस करो इसको, तो 46 -11 -16 इट इज हाउ मच, तो इट इज 615 फिर 16 चला जाओ, उसमें से कितना बचा 15 में से 9 एंड 1 19, यहाँ आ जाएगा बच्चे +19, और हमें इसको सॉल्व करना है, वी विल गेट आवर आंसर। इसको हमें सॉल्व करना है, वी विल गेट आवर आंसर। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे बच्चे, तो हमारा आंसर पता है कितना आएगा, यू कैन डू बाय योरसेल्फ, मल्टीप्लाई डिवाइड करना है यहाँ पे। आई रिमेंबर द आंसर, इसलिए मैं लिखवा देता हूँ आंसर यहाँ, बट आपको खुद से सॉल्व करना है यहाँ पे इसको। यहाँ पे इसका आंसर क्या आएगा बच्चे हमारे पास, इसका आंसर आएगा बच्चे हमारे पास 20.2 10 की पावर 19 न्यूटन, है ना। ये एक फोर्स है, इसकी यूनिट क्या होगी, न्यूटन होगी। तो 20.2 के आसपास आता है। अब इस पॉइंट को पीछे ले आओ, इतना लिख के छोड़ दिया, आपका आंसर है।
इस पॉइंट को पीछे लो, क्या हो जाएगा, F इक्वल टू 2.02 10 की पावर 19 न्यूटन। ठीक है, ये हमारा फोर्स का वैल्यू है, ये हमारा फोर्स का वैल्यू है। ठीक है, 2.02 10 की पावर 19 न्यूटन। तो आपको याद रखना बच्चे फॉर्मूला क्या है, F इक्वल टू जी एम एम टू डी स्क्वायर। और यहाँ पे तरीका यही है कि आपको 10 की पावर को अलग से सॉल्व करना पड़ेगा, 10 की पावर को आपको अलग से सॉल्व करना पड़ेगा और आपको बाद में मल्टीप्लाई करना है इसको, यू विल गेट योर आंसर, सिंपल। ओके, अदरवाइज यहाँ पे कैलकुलेशन आपको मिस्टेक हो सकती है, इसका ध्यान रखना है आपको, डेसिमल कहाँ पे है, डेसिमल कहाँ पे नहीं है। फाइन।